हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरा 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समूह 1 और समूह 17। चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन समूह 1 का तत्व है और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि समूह 17 को कौन सा तत्व कहा जाता है? हेलोजन तत्व कहा जाता है, हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। और इनके सभी तत्वों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन आवर्त सारणी के समूह 1 और समूह 17 दोनों समूहों के गुणों से ये मेल खाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, यदि एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 40 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु का भार कितना होगा। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर भार पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है दोस्तों? W बराबर mg होता है। और हमारा m कितना दिया हुआ है दोस्तों? 40 केजी m दिया हुआ है, 40 हो जाएगा। और ग्रेविटी g का मान कितना दिया हुआ है? 9.8। तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो 1 0 और 1 0। अब 98 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या आंसर आता है? ऑप्शन बी आता है, 392 न्यूटन। यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 40 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु का भार कितना होगा? 392 न्यूटन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, चिकनगुनिया एक संक्रमण है जो किस मच्छर के कारण होता है। तो चिकनगुनिया का रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिज मच्छर के काटने से। और दोस्तों चिकनगुनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। इसको भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होगी। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सबसे उच्चतम बिंदु पर यानी पीक पॉइंट पर। जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर दोस्तों उसका मान क्या होता है? अधिकतम हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये प्रीवियस ईयर 2018 में टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का चयन क्यों किया। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह यथासंभव एक पतली परत चाहते थे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सोने में आघात वर्धनीयता और तन्यता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है, जिसके कारण सोने को हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और रदरफोर्ड अपने प्रयोग के लिए पतली चादर का ही प्रयोग करना चाहते थे, इसके कारण उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया। हमारा अगला सवाल है, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता में क्या होती है। तो आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की संयोजकता में क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समान रहती है दोस्तों। आवर्त सारणी में आप समूह में ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए दोस्तों, संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संयोजकता हमेशा स्थिर रहती है, समान रहती है। हमारा अगला सवाल है, त्वरण निकालने का सूत्र है। तो त्वरण निकालने का क्या सूत्र है दोस्तों हमारा? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, v माइनस यू बाई टी। यानी दोस्तों a बराबर हमारा होता है v माइनस यू बाई टी होता है। हमारा अगला सवाल है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है,
एवं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होता है। इसकी संयोजकता परिकलित कीजिए। तो दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो रहा है हमारा, यहाँ दिया हुआ है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया हुआ है 2, 8 और 2 दिया है और हमसे इसकी संयोजकता के बारे में पूछ रही है। तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही दोस्तों क्या कहते हैं, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हमसे यह पूछता कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो हमारा हो जाता 2, लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्तों, संयोजकता। तो दोस्तों इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो दोस्तों चूंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या करेगा, ये त्याग कर देगा। और यही दोस्तों जो त्याग करता है और ग्रहण करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी दोस्तों मैग्नीशियम का दोस्तों संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थों जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, संक्षारण। संक्षारण वह प्रक्रिया है दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दोस्तों वायु में उपस्थित नमी जल अम्ल से अभिक्रिया करके वो क्या होता है, संक्षारित होने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण की अभिक्रिया। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों आज हम जो भी आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्राव करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय। अमाशय से दोस्तों पेप्सिन का स्राव होता है और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। हमारा अगला सवाल है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल भी कहा जाता है। यह पादप मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो यह किस वर्ग से संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को दोस्तों पादप जगत का शैवाल भी कहा जाता है और यह मुख्यतः जलीय होते हैं। हमारा अगला सवाल है, मृदा में नमी तनाव किसके द्वारा मापा जाता है। तो मृदा में उपस्थित नमी एवं तनाव को किसके द्वारा मापते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर का प्रयोग मृदा में उपस्थित नमी एवं तनाव को मापा जाता है। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। तो परमाणु क्रमांक कौन सा तत्व का 30 होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक, जिसे हम लोग दोस्तों जस्ता बोलते हैं। जस्ता का परमाणु क्रमांक 30 होता है। हमारा अगला सवाल है, मानव फेफड़ों में कितनी पालियां पाई जाती है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5। मानव फेफड़े में दोस्तों 5 पालियां पाई जाती है, जिसमें दोस्तों बाईं ओर कितनी पाई जाती है, तो बाईं ओर 3 पालियां पाई जाती है और दाईं ओर हमारा 2 पालियां पाई जाती है। कुल मिलाकर हमें 5 पालियां दोस्तों फेफड़ों में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फायर ब्लाइंट। सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइंट कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। तो ईस्ट किस समूह से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कवक। यानी दोस्तों ब्रेड बनाने में जो प्रयुक्त ईस्ट होता है वह कवक जगत से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, कशेरुकी आंख का वह क्षेत्र जहां दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाती है। तो कशेरुकी का वह क्षेत्र जहां से दोस्तों दृक् तंत्रिका रेटिना के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं दोस्तों कशेरुकी आंख का वह क्षेत्र जहां दृक् तंत्रिका रेटिना के बाहर निकलती है।
हमारा अगला सवाल है, अमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताएं जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सब म्यूकोसा। अमाशय की उस भित्ति का नाम क्या होगा जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती है? सब म्यूकोसा कहलाती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हवा के बुलबुले किसके कारण पानी में चमकते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हवा के बुलबुले चमकते हैं पानी में। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% रियल आपके सभी कंपटीटिव एग्जाम आरपीएफ एलपी टेक्नीशियन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे दोस्तों, और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लिया करेंगे। साथ ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं चूना पत्थर, जिसे हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, से बुझा चूना तैयार करने के लिए जानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपघटन और संयोजन। अपघटन और संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों चूना पत्थर से बुझा हुआ चूना तैयार किया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कटल फिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, मोलस्का। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता है उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और जो भी आपके दोस्त एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें दोस्तों शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।